गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारत चीन संबंध। और भारत चीन संबंधों पर अपन आज जो एक विशेष रूप से चैप्टर लेके आए हैं वो है भारत चीन विवादास्पद मुद्दे। ये ऐसे विषय हैं, ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में जानने के लिए जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब भारत और चीन के बीच में संबंध लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, खूनी झड़प तक की स्थिति आ चुकी है, तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनके बारे में हम दोनों के यानी कि भारत और चीन दोनों के हित आपस में टकराते हैं और इन्हीं हितों के टकराव के कारण से दोनों के बीच में समस्याएं प्रकट होती है जो संघर्ष में तब्दील हो जाती है। ये जो बिंदु है ये उन सब विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो न केवल बीए और एमए की तैयारी कर रहे हैं बल्कि उनके लिए भी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कई बार ऐसी परीक्षाओं में भी भारत चीन के बीच में उत्पन्न होने वाले विवादों के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। हम जब बात करते हैं भारत चीन संबंधों की तो हमें उन संबंधों में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में विस्तार से जानना चाहिए, जानने की आवश्यकता भी। अगर दोनों शासन व्यवस्था को एक बार हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि लगभग समान रूप से दोनों ने साथ शुरुआत की थी, लेकिन दोनों के जो कदम हैं अलग अलग दिशाओं की ओर मुड़ गए थे। जैसे भारत और चीन दोनों ने लगभग एक साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई, क्योंकि भारत ब्रिटेन के साम्राज्यवाद से 1947 में स्वतंत्र हुआ, जबकि चाइना में 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई। साम्यवादी क्रांति से पूर्व चाइना में राष्ट्रवादियों का शासन था जो एक प्रकार से अमेरिका की पिछलग्गू सरकार या यूं कहें पश्चिमी देशों की पिछलग्गू सरकार थी। और उससे मुक्ति पाने के लिए साम्यवादियों ने जो संघर्ष किया उसकी परिणति अंततः 1949 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति में हुई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ने एक साथ मुक्ति पाई। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और चीन 1949 में। इस रूप में हम देखें तो दोनों में काफ़ी हद तक समानताएं हैं। दोनों एक साथ ही सफ़र शुरू करने वाले राज्य हैं। भारत ने जहां सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक मूल्यों को खुद में समाहित किया, वहीं चीन ने साम्यवादी शासन व्यवस्था को अपनाया। यानी 1947 के पश्चात भारत लोकतंत्र को अपनाने वाला राज्य बना और इसीलिए आज हम ये कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन चीन की कदम ताल कुछ अलग थी और 1949 में साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीन सर्वाधिकारवादी व्यवस्था वाला राज्य बना। आज हम सरल शब्दों में चीन के लिए कह सकते हैं कि चीन तानाशाही शासन व्यवस्था वाला राज्य है, लेकिन उसके उलट भारत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला राज्य। इसका मतलब ये रहता है कि भले ही दोनों ने साथ चलना शुरू किया हो, लेकिन रास्ते दोनों के अलग अलग हैं। एक लोकतांत्रिक कदम पर बढ़ने वाला था तो एक तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाने वाला। यदि हम भारत चीन सीमा विवाद की बात करें तो हजारों वर्षों तक तिब्बत ने दोनों के बीच रहकर दोनों को भौगोलिक रूप से अलग रखा। हम ये भली बात जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में काम करता था। तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य था और तिब्बत के मामले में ब्रिटेन के पास अधिकार सुरक्षित थे। जब तक ब्रिटेन भारत में रहा तो ब्रिटेन के हित के अंतर्गत, ब्रिटेन के अधिकार के अंतर्गत, या हम यूँ कहें सरल शब्दों में कि ब्रिटेन के अधीन तिब्बत एक स्वायत्तशासी शासन व्यवस्था वाला राज्य था। लेकिन जब
ब्रिटेन यहाँ से गया 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत, तो ब्रिटेन को जो भी अधिकार तिब्बत के बारे में प्राप्त थे वो सारे सारे अधिकार उसने भारत को सौंप दिए और भारत ने उन अधिकारों का 1955 तक प्रयोग किया। एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि 1947 से लेकर के 1955 तक तिब्बत भारत का एक संरक्षित राज्य था या भारत के अधीन राज्य था। और ये तिब्बत भारत और चीन दोनों को एक दूसरे से अलग रखने का, दूर रखने का कार्य करता था। लेकिन हम ये जानते हैं, इतिहास साक्षी है कि 1950 के दशक में जो कुछ हुआ उसके कारण से आज भारत और चीन की सीमाएं एक दूसरे से स्पष्ट रूप से मिलने लग गई है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और भारत और चीन की सीमाएं मिलने लग गई और वो दोनों दूर के पड़ोसी न होकर पड़ोसी बन गए। 1950 में धीरे धीरे चाइना ने तिब्बत के अंदर अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया और 1950 में तिब्बत पर आक्रमण करके एक प्रकार से उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसके विरुद्ध में तिब्बत में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दलाई लामा के नेतृत्व में वहाँ पर एक संघर्ष छिड़ गया, आज़ादी का संघर्ष। उन्होंने संघर्ष किया लेकिन संघर्ष का कोई परिणाम नहीं निकला और 1954-55 में तो हमने वो अधिकार जो ब्रिटेन से हमें प्राप्त हुए थे वो भी हमने त्याग कर चीन को सौंप दिए और तिब्बत के ऊपर चीन के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी और तिब्बत पर चीन के प्रभुत्व को स्वीकार करके हमने खुद अपने ऊपर चीन के आक्रमण को और ज़्यादा आसान बना लिया। हम कह सकते हैं कि पहले तो तिब्बत चीन को रोकने का कार्य करता था, लेकिन तिब्बत चीन के अधिकार में जाने के उपरांत वो भी दूरी या बाधा समाप्त हो गई। 1954 में दोनों ने हिंद चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, जिसका प्रमुख उद्देश्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति थी। हम ये जानते हैं कि 1954 में जब चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत की यात्रा पर आए थे, तब चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू इनके बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे हम पंचशील समझौता या पंचशील सिद्धांत कहते हैं। ये पंचशील यानी कि आचरण के 5 नियम, 5 सिद्धांत, इनके ऊपर दोनों राज्यों ने हस्ताक्षर किए और इसका मुख्य उद्देश्य था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी कि दोनों राज्य शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे के मामलों में किसी भी प्रकार के आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लगभग 5 वर्ष तक दोनों के रिश्ते भाई भाई वाले रहे, यानी कि 1954 से लेकर के हम यूँ कह सकते हैं कि 1959 तक 5 वर्ष तक हम यूँ कह सकते हैं कि दोनों के रिश्ते ठीक ठाक थे। हालांकि कोई अच्छे नहीं थे, समय के साथ उनके संबंधों में बिगाड़ आया था। 1957 से ही चीन ने भारत के अंतर्गत हस्तक्षेप करने प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन फिर भी इतना माहौल नहीं बिगड़ा था। 1959 में भारत ने तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को अपने अनुयायियों के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहने की अनुमति दे दी और यहीं से दोनों के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ने लग गए। 1957 में तिब्बत में ज़बरदस्त विद्रोह होता है, जिसकी बागडोर दलाई लामा के हाथ में होती है और उसके बाद दलाई लामा 1959 में अपने कुछ अनुयायियों के साथ भारत में आए। प्रारंभ में भारत ने इनको मसूरी में बसा दिया और बाद में ये मसूरी से धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है वहाँ पर स्थानांतरित हो गए और आज भी तिब्बत की निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से संचालित होती है और ये जो आध्यात्मिक गुरु है दलाई लामा वो इनके मुखिया है और इनके माध्यम से वो संचालित होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि 1957 में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो विद्रोह आज भी दलाई लामा के नेतृत्व में जीवित है। आज भी तिब्बत के लोग इस विद्रोह में शामिल है और चीन का भरसक विरोध करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी के साथ प्रारंभ हो जाता है 1959 से और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जिसकी परिणति 1962 के खूनी संघर्ष के रूप में हुई। यानी कि 1959 में जब दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत में आ गए थे, भारत ने इनको धर्मशाला में बसा दिया और ये जो कार्य भारत के द्वारा किया गया, चीन ने इसको शत्रुतापूर्ण कार्य बतलाया। दोनों के संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने प्रारंभ
कर दिए। और 1962 का युद्ध हम कभी नहीं भूल सकते, जब अक्टूबर 1962 में चीन ने एक तरफा भारत के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। ये पंचशील सिद्धांत का खुला उल्लंघन था और एक प्रकार से चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया था और एकाएक स्वयं ही नवंबर 1962 में उसने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी। खैर, जो कुछ भी हुआ वो भारतीय पक्ष के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। भारत को एक करारी हार झेलनी पड़ी थी और दोनों के बीच में कई विवाद उभरने लग गए। सीमा विवाद भी इसकी एक परिणति था। चलिए अब शुरू करते हैं दोनों के बीच में प्रमुख विवादास्पद मुद्दे, भारत चीन विवाद के प्रमुख मुद्दे। सबसे पहला विवाद है इनका सीमा विवाद और आज तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया है। सन 1951 में सीमा विवाद प्रारंभ हो गया था और आज जब हम 2021 चल रहे हैं, आज जब इस विवाद को प्रारंभ हुए 70 साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी आज तक ये विवाद जस का तस बना हुआ है। इसमें बढ़ोतरी हुई है, रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। भारत चीन सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख का मतलब जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों से मिलती है, जो लगभग 3500 किलोमीटर है। एग्जैक्ट इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर। हम ये कह सकते हैं कि लगभग 3500 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा इन दोनों देशों के बीच में विद्यमान है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इन 5 राज्यों को छूती है। 1951 के चीनी नक्शे में भारतीय भूभाग को चीन ने अपने हिस्से में दिखाया। सबसे पहले 1949 में जब चीन साम्यवादी क्रांति के अधीन स्थापित हुआ था, तब 1951 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार के द्वारा नक्शे जारी किए गए, आधिकारिक नक्शे। और उन आधिकारिक नक्शों में बहुत बड़े भूभाग को, जो भारतीय भूभाग था, उसको चीन ने अपने हिस्से में यानी कि अपने नक्शे में दिखाया और इसी के साथ दोनों के बीच में सीमा विवाद प्रारंभ हो गया था। यानी कि जब चीन ने अपने आधिकारिक नक्शों में भारत के हिस्सों को चीन का हिस्सा दर्शाया, इसी के साथ भारत ने विरोध दर्ज किया और चीन ने एक टका सा जवाब दिया हमें कि ये पुराने नक्शे हैं और इनको दुरुस्त करने का समय चीनी सरकार को मिला नहीं है, इस कारण से इनको ठीक नहीं किया जा सका। लेकिन चीन की मंशा अच्छी नहीं थी, वो जानबूझकर ये विवाद पैदा करना चाहता था। एक बार नक्शे के माध्यम से समझिएगा कि चीन की सीमा भारत में कहाँ कहाँ किन किन राज्यों से मिलती है। ये ट्रिक भी मैंने बताई है, जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक साबित होगी। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, ये एक ट्रिक है। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू का मतलब जम्मू कश्मीर, सिपाही का मतलब सिक्किम, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, हिमालय का मतलब हिमाचल, उत्तरा का मतलब उत्तराखंड। आप इनको समझ सकते हैं। और ये जो 5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर 1 नंबर, हिमाचल प्रदेश 2 नंबर, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5, ये वो 5 राज्य हैं जिनसे भारत और चीन की सीमाएं स्पर्श करती है। ये जो इलाका आप उत्तराखंड और सिक्किम के बीच में देख रहे हैं, ये नेपाल है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो देख रहे हैं, ये भूटान है। आगे दूसरे नक्शे में और भी इसको सही तरीके से मैं आपको सामने प्रदर्शित करूंगा। खैर, दूसरा विवाद जो इनके बीच में बना हुआ है वो फिंगर एरिया विवाद है। अभी ये विवाद काफ़ी खबरों में भी रहा था, बीच बीच में उठता भी रहा है। आपको इसको समझना चाहिए कि फिंगर एरिया विवाद क्या है। प्रमुख विवाद लद्दाख सीमा पर है। जो फिंगर एरिया विवाद है वो मुख्य रूप से इनके बीच में लद्दाख की जो सीमा यानी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख के पास जो सीमा इनकी मिलती है, वहाँ पर फिंगर एरिया विवाद है। क्योंकि यहाँ पर आज तक LAC समझिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक बार अंतर कर लीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC है
और भारत और चीन के बीच में LAC है। LOC जो भारत पाक के बीच में, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। और भारत और चीन के बीच में जो है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ए का मतलब एक्चुअल कंट्रोल। इनके बीच में जो LAC है उसका निर्धारण अभी तक ठीक ढंग से नहीं हो पाया, और इसी कारण से ये विवाद उठ खड़ा होता है, फिंगर एरिया विवाद। इसका प्रमुख कारण है लद्दाख क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियां है, जो पोगोत्सो झील आज भी लद्दाख में है, बहुत ही सुंदर सी झील है। उसके पास ये फिंगर पहाड़ियाँ, जो फिंगर के समान, अभी मैं नक्शे के माध्यम से आपको समझाऊंगा अभी, कि ये लद्दाख क्षेत्र में ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो एकदम नुकीली है और अपने हाथों की जो उंगलियाँ हैं उनके जैसी है दिखने में। इनके बीच में थोड़ी सी दूरी है, जैसे कि हाथों की उंगलियों के बीच में दूरी रहती है, जैसे हाथों की उंगलियाँ उठी हुई रहती है, उसी रूप में ये लंबी लंबी बिखरी हुई चोटियाँ हैं, जो नुकीली चोटियाँ हैं, जो पोगोत्सो झील के पास में है। LAC झील के ऊपर होकर निकलती है। LAC जो है वो यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ये पोगोत्सो झील के ठीक ऊपर से होकर निकलती है। अभी इस क्षेत्र में खूनी झड़प हुई थी, फिंगर एरिया के बीच में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें हमारे कई सैनिक भी मारे गए थे, चीन के सैनिक भी मारे गए थे। जो इस क्षेत्र में खूनी झड़प हुई थी, इस क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं उनकी संरचना फिंगर उंगलियों जैसी है, यानी कि जो पहाड़ियाँ हैं, जो नुकीली पहाड़ियाँ हैं, उनको हम फिंगर इसलिए कहते हैं कि उनको देखने में फिंगर जैसी लगती है, उंगलियों जैसी लगती है, और यहाँ पर खूनी झड़प भी हुई थी। भारत 8 फिंगर तक अपना क्षेत्र मानता है, जबकि चीन 4 फिंगर तक भारत का क्षेत्र मानता है और 4 फिंगर पर अपना अधिकार मानता है। यानी कि 8 नुकीली चोटियाँ हैं, लंबी लंबी चोटियाँ हैं, और कुल मिलाकर 8 चोटियाँ हैं जिनको 8 फिंगर कहा जाता है। और भारत का मानना है कि 8 फिंगर तक भारत का अधिकार है, लेकिन चीन ये कहता है कि 4 फिंगर तक भारत का अधिकार है और बाकी 4 फिंगर तक चीन का अधिकार है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो 8 फिंगर तक की जो चोटियाँ हैं उनको चीन आधे आधे बांट रहा है, यानी 4 फिंगर तक भारत और बाकी 4 फिंगर तक चाइना, जो कि भारत का मानना है कि पूरी की पूरी 8 फिंगर तक की चोटियाँ भारत के अधिकार क्षेत्र में है। अतः लद्दाख क्षेत्र में मुख्य विवाद 4 फिंगर से लेकर 8 फिंगर तक का है, क्योंकि 4 फिंगर तक तो चीन को कोई दिक्कत ही नहीं है। चीन तो ये मान भी रहा है कि जो प्रारंभ की 4 फिंगर की चोटियाँ हैं वो भारत की है, लेकिन बाकी जो 4 चोटियाँ हैं वो चीन अपनी बताता है, जो कि भारत उस पर अपना अधिकार जताता है। इसलिए मुख्य मुद्दा जो है विवाद का, फिंगर एरिया विवाद, वो 4 फिंगर से लेकर 8 फिंगर तक है। क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण भारत ने चीन सीमा पर सैनिक गतिविधियों को कम कर दिया था, और चीन ने इसका फायदा उठाया और अपने सैनिकों की बढ़ोतरी कर दी। इस सीमा पर पहले जहाँ 3 यूनिट रहती थी, चीन ने उन यूनिट की संख्या बढ़ाकर सीधे ही 9 कर दी, क्योंकि भारत ने कोविड के कारण से वहाँ पर अपनी सैनिक टुकड़ियाँ कम कर दी, वहाँ पर आना जाना आवागमन कम कर दिया, और इसका फायदा उठाते हुए चीन ने धीरे धीरे उस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति ज़्यादा कर दी और अपनी यूनिट 3 से बढ़ाकर सीधे ही 3 गुना यानी कि 9 तक कर दी थी। और भारत ने जब वहाँ पेट्रोलिंग की तब चीन की सेना को वहाँ तंबू लगाकर रहते हुए दिखा, जिनको हटाने का प्रयास किया गया। जब कोविड-19 के दौरान ही जब पेट्रोलिंग कर रही थी भारत की सैनिक टुकड़ियाँ, तब भारत के क्षेत्र में चीनी सैनिकों को तंबू लगाकर रहते हुए देखा और उस समय उनको हटाने का प्रयास किया गया, और इसी दौरान दोनों सैनिकों के बीच में खूनी झड़प हुई थी, और इसी खूनी झड़प के कारण से भारत के सैनिक भी हताहत हुए थे, चीन के सैनिक भी हताहत हुए थे। अब इसको समझिएगा, ये फिंगर है, ये फिंगर एरिया जिसको कहते हैं, ये 1 नंबर फिंगर, ये देखिएगा आप 1 नंबर फिंगर, ये क्या बोलते हैं, जो 1 नंबर चोटी है, 1 नंबर पहाड़ी है, वो 1 नंबर फिंगर कहलाती है लंबी। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6, ये 7 और ये 8। इस प्रकार से ये लंबी लंबी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, 1 फिंगर से लेकर के 8 फिंगर तक।
ये 4 फिंगर तक तो किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति किसी को भी नहीं है। ना तो चीन इस पर किसी भी प्रकार का प्रभुत्व जताने की कोशिश करता है, नहीं वो इसमें अब हस्तक्षेप करता है। ये जो 4 से लेकर के 8 तक जो है ये मुख्य विवाद का मुद्दा है, और ये एक नदी इनके बीच में बहती है। और इसको एक बार पुनः मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो एरिया है इसको देखिएगा, ये एरिया यहाँ पर दोनों के बीच में विवाद हुआ था, दोनों के बीच में झड़प हुई थी। ये आपको अगर एक लाइन दिख रही है तो रेड कलर की एक लाइन आ रही है यहाँ पर, देखिए इसके साथ साथ एक रेड कलर की ये लाइन आ रही है। ये चीन ये मानता है कि ये सीमा है, ये LAC है, और इस कारण से यहाँ पर चीन ने अपना क्षेत्र मानते हुए वहाँ पर तंबू स्थापित कर लिए थे, और इसके कारण से यहाँ पर दोनों सैनिकों की झड़प हुई थी, और कुछ भारतीय और चीनी सैनिक इस नदी में भी गिर गए थे। क्योंकि नदी बहुत बर्फीली है और बहुत ही ठंडा पानी इसमें बहता है, जिसमें कई सैनिक हमारे जम भी गए थे, और इसी कारण से अत्यधिक ठंड के कारण से वो मारे भी गए थे। इसलिए मुख्य विवाद जो है भारत और चीन के बीच में, ये फिंगर एरिया विवाद जो है 1 से लेकर 8 फिंगर तक के मामले में है, जहाँ पर चीन 4 फिंगर तक भारत का क्षेत्र मानता है और बाकी 4 फिंगर यानी कि 4 से लेकर 8 तक अपना क्षेत्र मानता है, जबकि भारत 1 से लेकर 8 फिंगर तक अपना क्षेत्र मानता है। इसको कहते हैं फिंगर एरिया विवाद। तीसरा है सड़क निर्माण का मुद्दा। भारत लद्दाख क्षेत्र में LAC के पास निर्माण कार्य कर रहा है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है लद्दाख क्षेत्र में, वहाँ पर भारत सड़क का निर्माण कर रहा है। भारत यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी और डरबुक को जोड़ने के लिए सड़क बना रहा है। दौलत बेग ओल्डी और डरबुक दोनों जो क्षेत्र है भारत में है। लद्दाख से आगे जब हम बढ़ते हैं चीन सीमा की तरफ, तब सबसे पहले दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र आता है और उसके बाद डरबुक आता है, और भारत इन दोनों को जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण कर रहा है। और ये जो सड़क है ये भारत की काराकोरम दर्रे तक पहुंच को बढ़ा देगी। काराकोरम तक पहुंचने के लिए इस सड़क की बहुत ही सख्त जरूरत भारतीय पक्ष को है। चीन नहीं चाहता कि भारत सड़क का निर्माण करे, क्योंकि सड़क निर्माण हो जाने पर LAC के पास भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी, और चीन ये कदापि नहीं चाहता कि भारत की स्थिति LAC के ऊपर इतनी मजबूत हो जाए कि चीन को अपनी टांग अड़ाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। इसलिए चीन नहीं चाहता कि भारत यहाँ पर सड़क का निर्माण करे, लेकिन भारत के लिए सड़क का निर्माण करना अति आवश्यक है, ताकि चीन के इरादों को ध्यान में रखते हुए वो अपने स्थिति इस एरिया में मजबूत कर सके। क्योंकि अक्साई चीन पर चीन पहले ही अधिकार स्थापित कर चुका है। अभी अपन बात करेंगे अक्साई चीन की भी। 1962 के युद्ध में अक्साई चीन जो जम्मू कश्मीर का भाग हुआ करता था, उस पर चीन ने कब्जा कर लिया, और अभी भी अक्साई चीन पर चीन का ही अधिकार है। यदि भारत सड़क का निर्माण नहीं करता है तो अक्साई चीन तक पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा, और सड़क का निर्माण करता है तो चीन अधिकृत अक्साई चीन तक पहुंचने में उसे मात्र आधा घंटा लगेगा। इस बात को ध्यान में रखें तो भारत के लिए सड़क का निर्माण करना अति आवश्यक है, ताकि वो अक्साई चीन तक जो चीनी गतिविधियां होती है उसके लिए वहां तक पहुंच सके। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको पूरा दिन लग जाता है, और अगर सड़क का निर्माण कर ले तो मात्र आधे घंटे में वो अक्साई चीन तक पहुंच सकता है। भारत द्वारा वहां सड़क निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होती है, और अगर भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी है तो उसको वहां पर इस सड़क का निर्माण करना अति आवश्यक है। ये कुछ दृश्य हैं जो इस अक्साई चीन की तरफ सड़क निर्माण से जुड़े हुए। वहाँ पर हमारी जो बॉर्डर सड़क संगठन है, सीमा सड़क संगठन, वो सड़क का निर्माण कर रहा है। और ये देखिए, ये बिना सड़क के कंडीशन है, और इस कंडीशन से जाएं तो भारत को पूरा 1 दिन लगता है, और अगर ये सड़क बन जाती है तो भारत को इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए मात्र आधा घंटा ही लगेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण होना आवश्यक है। एक विवाद और कर लेते हैं अपन, अक्साई चीन का विवाद। अक्साई चीन का मामला, अक्साई चीन भी भारत का क्षेत्र था, लेकिन 1962 में चीन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि जम्मू कश्मीर का बहुत ही अहम भाग अक्साई चीन
1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और आज तक उस भूभाग को उसने खाली नहीं किया है और वो खाली करने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है। और ये 1962 से अब तक अक्साई चीन चीन के कब्जे में। भारत बहुत जोर देकर अक्साई चीन पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि उसका मानना है कि अक्साई चीन पर एक पौधा भी नहीं उगता और वहाँ केवल बर्फ पड़ती है। और इस कारण से भारत अक्साई चीन के मामले में चीन पर दबाव बनाने के लिए कारगर उपाय नहीं कर पा रहा है। उसका ये मानना है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता सिवाय बर्फ के, और इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ती है कि वहाँ पर सैनिकों को रखना भी भारत के लिए एक चुनौती साबित होता है। भारत द्वारा वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित करना अर्थात चीन के साथ सीधा युद्ध का बिगुल बजाना। अगर भारत अक्साई चीन के मामले में आगे बढ़ता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि चीन के साथ उसका संघर्ष होना। अक्साई चीन में बर्फ की ढकी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, यदि उसे विकसित किया जाए तो वहाँ मिनी स्विट्जरलैंड का आवास मिल सकता है और अक्साई चीन को शानदार पर्यटक स्थल भी बनाया जा सकता है। लेकिन भारत इसमें रुचि नहीं रखता और ना ही अक्साई चीन पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता है। अब इस नक्शे से आप और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझिएगा। ये जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, यहाँ तक ये सारा का सारा इलाका अक्साई चीन कहलाता है और ये अक्साई चीन का इलाका पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो चाइना है उसके पास है। 1962 में चाइना ने इस पर अधिकार कर लिया था और इनके बीच में ये जो आप रेखा देख रहे हैं, सीमा रेखा, ये LAC है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के इस प्रकार से घूमते हुए, ये ग्रीन पार्ट पूरा का पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK जिसको अपन कहते हैं। POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। इसको LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। चीन और भारत के बीच में LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और भारत और पाक के बीच में LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये कारगिल का एरिया है जो कारगिल संघर्ष हुआ था। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया, ये डॉट, ये लाइनों के रूप में, ये वो एरिया है जो 1948 में पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान, जो 1948 में भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ था, उस दौरान उस पर कब्जा किया था। ये भी ग्रीन ही मानिए आप। और फिर 1964 में जब 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ और भारत चीन के संबंध बिगड़ गए, तब ये एरिया 1964 में पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट के रूप में दे दिया। ये एरिया भारत के जम्मू कश्मीर का एरिया है, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था और 1964 में इस कब्जा हुए क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था। इसलिए ये एरिया आज भी चीन के पास है। अक्साई चीन चीन के पास है और ये एरिया, ये जो इलाका है जो पाकिस्तान ने चीन को दिया था, ये भी चीन के पास है। और ये ग्रीन जो एरिया पूरा, ये पाकिस्तान के पास है। हमारे पास तो ये एरिया जो येलो के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये है जम्मू कश्मीर का, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं बंटवारा टाइप का है। और अक्साई चीन जम्मू कश्मीर के पास, अक्साई चीन चीन के पास है। ये अक्साई चीन के कुछ चित्र है। यहाँ पर हमारी जो सैनिक टुकड़ियाँ हैं वो काम में लगी हुई है, वहाँ पर बर्फ़ में रह रही है और इस प्रकार की स्थितियाँ वहाँ पर है। इस प्रकार के कुछ बौद्ध मंदिर टाइप के भी वहाँ पर बने हुए हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन इस भारत और चीन के बीच में जो विवाद के मुद्दे, इनको और आगे बढ़ाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में, अगला वीडियो भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत से महत्वपूर्ण बातें हैं जो इन वीडियोस में आने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी को और अपन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।